बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं मौत का रक्स। ये नाकाबिल तस्वीर मुजरिम का दूसरा हिस्सा है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। इस किताब को आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249553 पर और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 250 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 2 सफ़ा नंबर 30 से। एक छोटे से कमरे में इस वक्त 6 अफराद मौजूद थे। वो सब एक मेज के गिर्द मौजूद कुर्सी पर बैठे हुए थे। मेज के दरमियान में एक टेप रिकॉर्डर चल रहा था। वो सब खामोशी से बैठे टेप सुन रहे थे। ये प्रेसिडेंट हाउस में कॉल की जाने वाली हंगामी मगर टॉप सीक्रेट मीटिंग की कार्रवाई थी। मेज के गिर्द बैठे हुए 6 में से 5 अफराद तो इमरान और उसके साथी थे, जबकि छठा अबू नाफा था। वो अभी अभी टेप लेकर पहुंचा था। जब टेप रिकॉर्डर से आवाज निकलनी बंद होगी तो अबू नाफा ने हाथ बढ़ाकर उसका बटन बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये लोग अब पूरी तरह चौकन्ने हो गए हैं। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा, प्रिंस रेड ऑर्डर का मतलब है कि ये लोग अब वसी तरीन एहतियारात के हामिल हैं। ये जिसे चाहे जिस वक्त चाहे बगैर कोई वजह बताए गोली मार सकते हैं, चाहे वो मुल्क का कितना ही बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो। अबू नाफा ने इमरान को समझाते हुए कहा। लेबोरेटरी के मुतालिक तफसीलात मिल गई? इमरान ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, यस प्रिंस, मैं ले आया हूँ। अबू नाफे ने कहा। अभी जेब से एक बड़ा सा कागज निकालकर उसने मेज पर फैला दिया। ये एटमी रिसर्च लेबोरेटरी का बैरूनी नक्शा है। अंदर की तफसीलात हम हासिल नहीं कर सके, अलबत्ता हिफाजती इंतजामात की कुछ तफसीलात मिल गई हैं। ये लेबोरेटरी तिल अबीब से शिमाल मशरिक की तरफ तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और इस लेबोरेटरी से 50 मीटर के दायरे में कोई इमारत नहीं है। पूरी लेबोरेटरी जमीन दोज बनाई गई है। बाहर 4 दीवारी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। वहां चंद कमरे बनाकर वहां सरकारी नर्सरी कायम कर दी गई है। वहां फूलों के पौधे काश किए जाते हैं और फिर इन्हें सरकारी तौर पर तकसीम किया जाता है। दूसरे लफ्जों में वहां बज़ाहिर एक सरकारी प्लांट नर्सरी कायम की गई है, मगर जेर जमीन वहां अंदर एक लेबोरेटरी है जिसका रास्ता भी अंदर से ही कहीं जाता है। नर्सरी में वहां पर मालियों के रूम में मुसल्लह फौजी रहते हैं। नर्सरी के चप्पे चप्पे पर सर्च लाइटें हैं जो इस अंदाज से बनाई गई हैं कि जैसे पौधों को गर्म रखने के लिए इंतजाम किया गया हो। तमाम नर्सरी को फोटो इलेक्ट्रिक विजन सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। इस सिस्टम से नर्सरी की हदूद में दाखिल होने वाली एक चूंटी की कारकर्दगी भी चेक की जाती है और इसकी फिल्म बनाई जाती है। इस फोटो इलेक्ट्रिक विजन सिस्टम को लेबोरेटरी के अंदर से ही कहीं कंट्रोल किया जाता है। नर्सरी में तकरीबन 200 मुसल्लह अफराद मालियों और दीगर ओहदेदारों के रूप में हर वक्त रहते हैं। लेबोरेटरी में काम करने वाले लोग हफ्ते में सिर्फ 1 रोज के लिए बाहर जा सकते हैं और वो भी नर्सरी की जीपों के जरिए। लेबोरेटरी में काम करने वालों को उनके घरों में भी मुस्तकिल निगरानी होती है और जब तक वो बाहर रहते हैं उनकी मुकम्मल निगरानी की जाती है। इसी तरह नर्सरी के मुलाजमीन की भी मुकम्मल और कड़ी और मुस्तकिल निगरानी की जाती है। अबू नाफे ने तफसील बताते हुए कहा, मगर ये तफसीलात तुमने कैसे हासिल की? इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तफसीलात इस तरह मिल गई हैं कि एक अकाब इत्तफाक से उसी लेबोरेटरी में काम करता है। वो एक साइंसी आले का स्पेशलिस्ट है और चूंकि उसे चंद रोज के लिए एटमी लेबोरेटरी में ले जाया गया, मगर उसे भी लेबोरेटरी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, वहीं नर्सरी ही में ले जाया गया और वहीं से मुरम्मत करा लिया गया। इस दौरान उसे सिर्फ यही तफसीलात मिल सकी थी। अबू नाफे ने कहा, बहरहाल ये काफी है, बाकी काम हम कर लेंगे। इमरान ने अबू नाफे के हाथ से नक्शा लेकर उसे तय करके जेब में डालते हुए कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो मेरा ग्रुप आपकी हर किस्म की इमदाद कर सकता है। अबू नाफे ने बड़े ही इश्तियाकमेज लहजे में कहा, आप हमारी इमदाद इस सूरत में कर सकते हैं कि जो सामान हमें चाहिए वो हमें बर वक्त मुहैया करते रहें। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें, सामान के अलावा भी अगर आप जो भी चाहेंगे हम हर वक्त आपके लिए तैयार रहेंगे। अबू नाफे ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। इमरान साहब, अब क्या प्रोग्राम है? अबू नाफा के बाहर जाते ही सफ्दर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, प्रोग्राम वाज़ेह है, हमने इस लेबोरेटरी में से अहम राज चुराने हैं और उसे तबाह करना है। इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा, मेरा मतलब है इसके लिए प्लानिंग। सफ्दर ने कहा, मैं जल्द ही इस सिलसिले में कोई प्लानिंग मुरतब कर लूंगा। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि कर्नल हेमरिज की जगह कैप्टन शकील संभाल ले।
और मेजर हैरिस की जगह सफदर। इस तरह हमें मजीद तफसीलात आसानी से मुहैया होती रहेंगी। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। सफदर और कैप्टन शकील ने पुरजोर लहजे में जवाब देते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें इन दोनों को यहाँ ले आना चाहिए। हम इन दोनों का मेकअप खुद करना चाहिए, ऐसा मेकअप जो किसी सूरत भी चेक ना हो सके। इसलिए मैं तुम दोनों का मेकअप खुद करूंगा। ठीक है, पहले हम कर्नल हैमरिज को उठा लाएंगे और उसके बाद मेजर हैरिस को भी कवर कर लिया जाएगा, इमरान ने कहा। फिर सबने इस बात में सर हिला दिया। फिर इमरान कर्नल हैमरिज के अगवा की तफसीलात तय करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर के बाद वो सब इस मिशन के लिए तैयार हो गए। नया पैराग्राफ। कर्नल हैमरिज रेड आर्मी के हेडक्वार्टर में अपने खास कमरे में बैठा रेड आर्मी की तरफ से आने वाली रिपोर्टों के मुताले में मसरूफ था। रेड आर्मी के 5 मेंबर पूरे शहर में मुसलसल काम कर रहे थे और कर्नल हैमरिज की हिदायत के मुताबिक वो हर 1 घंटे के बाद अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट इरसाल कर रहे थे, जबकि बाकी 5 मेंबर एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी में हिफाजती इक़दामात के लिए भेज दिए गए थे। मुजरिमों को रेड आर्मी से फरार हुए 2 रोज हो चुके थे और अब तक अनथक कोशिशों के बावजूद उनका सुराग न मिल सका था। वो सब यूं गायब हो गए थे जैसे कभी सिरे से उनका वजूद ही न रहा हो। रेड आर्मी के साथ GP5 की बेपनाह नफरी शहर के तमाम होटल, अहम शाहराहों, स्टेशनों, हवाई अड्डे और दीगर पब्लिक मकामात पर मशकूक अफराद की मुसलसल निगरानी कर रहे थे, मगर अब तक कोई हौसला अफजा बात मालूम न हो सकी थी। उधर एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी में भी हालात बिल्कुल मामूल पर थे और किसी किस्म की कोई मशकूक हरकत नोटिस में न आई थी। कर्नल हैमरिज मेंबरों की ताजा तरीन रिपोर्टों का मुताला कर रहा था कि अचानक मेज पर बड़े हुए टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। यस, कर्नल हैमरिज स्पीकिंग। कर्नल हैमरिज ने रिसीवर उठाकर बड़े ही बावकार लहजे में कहा, ये रेड आर्मी का हेडक्वार्टर है। दूसरी तरफ से एक इंतहाई खौफजदा सी आवाज सुनाई दी। लहजे से महसूस हो रहा था जैसे कुछ शख्स टेलीफोन करते हुए हिचकिचा रहा हो। हाँ, मैं रेड आर्मी का सरबराह कर्नल हैमरिज बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? कर्नल हैमरिज ने चौंकते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेट के किनारे लगा हुआ बटन दबा दिया। मैं रॉबर्ट जोथम्बो हूँ, एक शहरी। मैं इन मुजरिमों के मुतालिक एक अहम इत्तला देना चाहता हूँ जिन्होंने वजीर आज़म को अगवा किया था। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, ओ पहले तुम अपने मुतालिक तो तफसीलात बताओ, तुम कहाँ से बोल रहे हो और तुम्हें उन मुजरिमों के बारे में कैसे पता चला? कर्नल हैमरिज ने चौंक कर सीधे होते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद इश्तियाक पैदा हो गया था। मुझे बस इत्तफाकन ही इनके मुतालिक मालूम हो गया है। मैंने इनकी गुफ्तगू सुन ली है। उनकी गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने रेड आर्मी के हेडक्वार्टर से वजीर आजम को अगवा किया था। रॉबर्ट जोथम ने कहा, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मुझे बताओ, मेरे आदमी तुम्हें यहाँ ले आएंगे, फिर तुम तफसील से सब कुछ बताना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम्हारी इतला दुरुस्त साबित हुई तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कर्नल हैमरिज ने कहा। उसका लहजा बेहद जोशीला था। मैं सख्त खतरे में हूँ। ऐसा लगता है कि लोगों को मुझ पर शक हो गया है। मैंने उनकी बातें सुन ली है। मैं इस वक्त जोन्स रोड की 7वीं पब्लिक फोन बूथ से बोल रहा हूँ। अरे ये क्या, शायद वो आ गई। अरे, और उसके साथ ही उसकी आवाज आनी बंद हो गई। हेलो हेलो, कर्नल हैमरिज ने चीख कर कहा, मगर दूसरी तरफ से आवाजें आना बंद हो गई। कर्नल हैमरिज ने तेजी से क्रेडल पर रिसीवर रखा और मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का बटन दबा दिया। बॉस, हमने मालूम कर दिया है कि वह जोन्स रोड की 7वीं पब्लिक फोन बूथ से बोल रहा है। हमारे आदमी अब तक उसे लेने के लिए वहां पहुंच गए होंगे। कर्नल हैमरिज के बटन दबाते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और कर्नल हैमरिज ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। वो घबरा गया था कि रॉबर्ट जोथम उसके अपने आदमी की वजह से कॉल अधूरी न रह गई हो। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के बाद कर्नल हैमरिज के कमरे का दरवाजा खुला और 2 नौजवान एक डरे सहमे शख्स को धकेलते हुए कमरे में ले आए। उस शख्स ने सस्ते से कपड़े का सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से जर्द पड़ चुका था। मैं उस शख्स से हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। क्या तुम्हारा नाम रॉबर्ट जोथम है? कर्नल हैमरिज ने तेज नजरों से देखते हुए कहा। जज, जी हाँ। रॉबर्ट जोथम ने खौफजदा लहजे में कुछ कहना चाहा। डरो नहीं, तुम यहाँ महफूज हो। मैं कर्नल हैमरिज हूँ। मेरे ही आदमी तुम्हें यहाँ ले आए हैं। इत्मीनान से बैठ जाओ, कर्नल हैमरिज ने कहा और उस आदमी ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। फिर वो मेज की तरफ दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तुम जा सकते हो, कर्नल हैमरिज ने रॉबर्ट जोथम को लेकर आने वाले दोनों आदमी से मुखातिब होकर कहा और वो दोनों सर झुकाकर वापस मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हाँ, अब तफसील से बताओ कि वो मुजरिम कहाँ है? कर्नल हैमरिज ने तेज लहजे में कहा। जनाब, मैं एक बेकरी पर सेल्समैन हूँ। सुबह सवेरे मैं डबल रोटी वगैरह अपने ग्राहकों को उनके घरों में पहुंचाने का काम करता हूँ। आज मैं हस्ब में मामूल होम डिलीवरी में मसरूफ था कि मैं एक छोटी सी कोठी पर पहुंचा।
वहां पहुंचकर मैंने हस्बे दस्तूर कॉल बेल का बटन दबाया, मगर शायद कॉल बेल के बटन में कोई खराबी थी और किसी ने दरवाजा न खोला। फिर मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाना चाहता था कि मुझे चंद अफराद की बातों की आवाज सुनाई दी। चूंकि मैं अपने वालिद के साथ कुछ अरसा एशिया में रह चुका हूँ, इसलिए मैं उनकी जुबान आसानी से समझ सकता हूँ। बोलने वाले चूंकि इसी जबान में बातें कर रहे थे, इसलिए मैं चौंक पड़ा। फिर मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि वो मुजरिम हैं और उन्होंने रेड आर्मी के हेडक्वार्टर से वजीर आजम को अगवा किया था। अभी मैं उनकी गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर सुन न सका था कि कोठी का मुलाजिम बाहर आ गया। उसने मुझसे सख्ती से पूछा कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, जिस पर मैंने उसे बताया कि मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ और घंटी बजाने ही वाला था कि वो आ गया। बहरहाल मैंने उसे सामान दिया, रकम वसूल की और वापस आ गया, मगर मैंने इसकी आंखों में शुबहात की झलकियां देख ली थी। फिर मैंने हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पूरी की। फारिग होने के बाद मैंने आपको टेलीफोन किया और इसके नतीजे में अब यहाँ हूँ। रॉबर्ट जोथम ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, मगर अभी तक तुमने इस कोठी का महल्ले को नहीं बताया। कर्नल हैमर ने तेज लहजे में कहा, सर बात यह है कि मैं गरीब मुलाजिम हूँ, हो सकता है कि मुझे गलत फहमी हुई हो। मैं आपको बता दूं और मेरी इतला गलत साबित हो तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर मुझे कहीं भी नौकरी ना मिलेगी। इसलिए जनाब बेहतर यह है कि आप मेरे साथ चलें। मैं दूर से इशारा करके आपको वो कोठी दिखा दूंगा, उसके बाद आप जाने और आपका काम। अगर मेरी इतला गलत भी साबित हुई तो कम से कम मैं कसम उठाकर कह सकता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। रॉबर्ट जोथम ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं। अगर तुम्हारी इतला गलत भी साबित हुई तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तुम कोठी का महल्ले को बताओ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम जाया करते फिरें। कर्नल हैमर ने जवाब देते हुए कहा, जनाब आप मेरी बात मान जाएं, इस तरह मेरा ज़मीर में मुतमईन हो जाएगा। सिर्फ चंद मिनटों की तो बात है, रॉबर्ट जोथम ने आजिज़ाना लहजे में कहा। कर्नल हैमर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने रजामंदी में सर हिला दिया। उसने सोचा कि अच्छा है, वो जरा खुद भी इस कोठी का महल्ले को देख लेगा। मुजरिम चूंकि इंतहाई खतरनाक, चालाक और होशियार है, इसलिए उन पर सोच समझकर हाथ डालना चाहिए। वैसे भी रेड आर्मी के मेंबरों को उसने लेबोरेटरी की हिफाजत के लिए तैनात कर रखा था, इसलिए वो रॉबर्ट जोथम के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, मेरे साथ आओ, कर्नल हैमर ने उठते हुए कहा। शुक्रिया जनाब, रॉबर्ट जोथम ने खुश होते हुए कहा और फिर वो कर्नल हैमर के पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक गैराज में आए। कर्नल हैमर ने एक स्याह रंग की कार बाहर निकाली और रॉबर्ट जोथम को अपने साथ बिठा लिया। जोन्स रोड पर चले जनाब, हेडक्वार्टर से बाहर आते ही रॉबर्ट जोथम ने कहा और कर्नल हैमर ने कार का रुख नजदीकी रोड की तरफ मोड़ दिया और कार को इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ाता चला गया। जोन्स रोड पर पहुंचते ही रॉबर्ट जोथम ने कार को एक साइड पर रोकने के लिए कहा। यहाँ ट्रैफिक नहीं थी क्योंकि जोन्स रोड पर कमर्शियल इमारतें न होने के बराबर थीं। और जैसे ही कर्नल हैमर ने कार रोकी, उसी लम्हे करीब बैठे रॉबर्ट जोथम का हाथ बिजली की तेजी से हरकत में आया और कर्नल हैमर की कनपट्टी पर एक पटाखा सा छोड़ गया। पहले ही जरा भी इतनी जची तुली और कारी थी कि कर्नल हैमर का सर ढलक गया। रॉबर्ट जोथम, जो कि दरअसल कैप्टन शकील था, उसने कर्नल हैमर के बेहोश होते ही बिजली की तेजी से उसे घसीट कर पिछली सीट पर डाला और फिर कुछ उछल कर ड्राइविंग सीट पर आ गया। दूसरे ही लम्हे कार एक झटके से आगे बढ़ गई और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर से दौड़ती हुई जल्द ही यरूशलेम रोड पर पहुंच गई। यरूशलेम रोड पर एक कोने में एक सब्ज रंग की कार मौजूद थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर इमरान मेकअप में मौजूद था। कैप्टन शकील ने कार सब्ज रंग की कार के करीब लाकर रोक दी और दूसरे ही लम्हे उसने बेहोश कर्नल हैमर को सब्ज रंग की कार में मुंतकिल किया और इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। सब ठीक है? इमरान ने कैप्टन शकील से पूछा। जवाब में उसने जो अब उसके साथ बैठा हुआ था, हाँ, बड़ी आसानी से माल आ गया। अब मैंने इमारत और उसका खास कमरा भी देख लिया है। अब मैं आसानी से इसका रोल अदा कर सकता हूँ, कैप्टन शकील ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था, इमरान ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसकी कार एक कोठी में दाखिल होगी जिसमें उनकी रिहाइश का थी। कर्नल हैमर को उठाकर वो तेजी से तहखाने में ले आया। इमरान ने उसके सारे कपड़े उतार दिए, फिर उसके सामने लटाकर कैप्टन शकील को कुर्सी पर लटा दिया और तब एक बड़ा सा बॉक्स खोलकर उसमें से मेकअप का सामान बाहर निकालने लगा। ये एक ऐसा मेकअप का सामान था जिसका कोई आसान तोड़ना था। इमरान ने कैप्टन शकील के चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। कैप्टन शकील ने भी इमरान की हदायत पर सवाए ज़ेर जामा के तमाम कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि इमरान उसके पूरे जिस्म पर मेकअप करना चाहता था ताकि किसी भी हालत में मेकअप का बहाना न फूट सके। तकरीबन आधे घंटे तक इमरान के हाथ तेजी से चलते रहे
पर जब उसने हाथ रोके तब कमरे में दो कर्नल हैमरिज मौजूद थे। एक फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था जबकि दूसरा कुर्सी पर बैठा हुआ था। हेलो कर्नल हैमरिज, इमरान ने हाथ रोकते हुए कहा। इमरान, कैप्टन शकील ने कर्नल हैमरिज के लहजे में जवाब देते हुए कहा और इमरान ने इत्मीनान से सर हिला दिया। ठीक है, कर्नल का लिबास पहन लो, इमरान ने मेकअप बॉक्स बंद करते हुए कहा। कैप्टन शकील ने उठकर एक तरफ पड़ा हुआ कर्नल हैमरिज का लिबास पहनना शुरू कर दिया। कर्नल हैमरिज का लिबास उसके जिस्म पर बिल्कुल फिट आ गया था। इमरान ने एक अलमारी से एक सिरिंज निकाली और फिर कर्नल हैमरिज के बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, कर्नल हैमरिज से मजीद तफसीलात हासिल कर ली जाएं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने फर्श पर पड़े हुए कर्नल हैमरिज को उठाकर कुर्सी पर बैठाया और पूरी कुव्वत से इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और फिर 2-3 थप्पड़ों के बाद ही कर्नल हैमरिज ने आंखें खोल दी। फिर जैसे ही उसकी नजरें सामने खड़े कैप्टन शकील पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चलेगी। उसने चौंक कर अपने आप को देखा। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? उसने अपने नंगे बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा। नहीं, तुम अपने हमजाद को देख रहे हो कर्नल हैमरिज, इमरान ने बड़े ही मासूम लहजे में कहा। वो रॉबर्ट जोथम कहाँ है? कर्नल हैमरिज ने इमरान पर नजर पड़ते ही झटके से उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ कर्नल हैमरिज, बैठ जाओ, इतनी जल्दी क्या है? इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और कर्नल हैमरिज का चेहरा एकदम बुझ गया। वो कुर्सी पर बैठ गया। इंजेक्शन की वजह से उसकी कुव्वत इरादी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से इमरान के ट्रांस में आ गया था। इमरान आमतौर पर हिप्नोटिज्म से काम नहीं लेता था क्योंकि इस तरह उसके अपने जहन पर हासा बोझ पड़ जाता था, मगर चूंकि इस मौके पर उसे बहुत जल्दी थी, इसलिए इसे तवील तरीकाकार अपनाने की बजाय हिप्नोटिज्म का तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया था। इंजेक्शन की वजह से कर्नल हैमरिज की कुव्वत इरादी चूंकि बेहद कमजोर हो चुकी थी, इसलिए इमरान को इतनी ज्यादा जदोजहद न करना पड़ी। कर्नल हैमरिज, जो कुछ मैं पूछूंगा तुम सच सच बताओगे? इमरान ने दुरुस्त लहजे में कहा। हाँ, मैं सच सच बताऊंगा, कर्नल हैमरिज ने जवाब देते हुए कहा और फिर इमरान इसे सवाल करता चला गया और कर्नल हैमरिज बड़ी ही आसानी से अपने हेडक्वार्टर के मुतालिक तमाम तफसीलात बताता चला गया। इमरान ने इसे इसकी निजी जिंदगी के साथ साथ इसकी पेशावराना जिंदगी के मुतालिक भी तमाम तफसीलात पूछ ली। रेड आर्मी के कोड, इसके मेम्बरान के तमाम तफसीलात और इसके अलावा जो भी तफसीलात कैप्टन शकील के लिए वो जानना चाहता था और कैप्टन शकील के लिए जरूरी थी, वो सब इमरान ने उससे पूछ ली और करीब खड़ा कैप्टन शकील तमाम तफसीलात अपने जहन में बिठाता चला गया। क्या अब तुम मुतमईन हो कैप्टन? इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैं पूरे इत्मीनान से ये रोल अदा कर लूंगा, कैप्टन शकील ने बड़े ही इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, अब तुम जाओ, सबसकार वही छोड़ देना, B6 ट्रांसमीटर अपने साथ ले जाओ, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, कैप्टन शकील ने कहा। फिर वो कर्नल हैमरिज के साथ चलता हुआ कर्नल हैमरिज के अंदाज में चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इमरान ने उसके जाते ही दरवाजा बंद किया और एक बार फिर कर्नल हैमरिज की तरफ बढ़ा, जो बड़े ही निढाल से अंदाज में कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। कर्नल हैमरिज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? इमरान ने कर्नल हैमरिज से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, कर्नल हैमरिज की ढुकती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी के मुतालिक तफसीलात बताओ, पूरी तफसीलात, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि कर्नल हैमरिज को जवाब देता, अचानक बाहर स्टेन गनों के चलने की तेज आवाज सुनाई दी और इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। शायद फायरिंग की तेज आवाज ने कर्नल हैमरिज को भी झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि वो एक झटका खाकर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वहशत की तासरात उभर आए। इमरान ने बड़ी ही फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे दरवाजा एक झटके से खुला और 4 अफराद हाथों में स्टेन गन लिए अंदर दाखिल हुए। इमरान ने दरवाजा खुलते ही एक लंबी छलांग लगाई और एक तरफ पड़े हुए सोफे के पीछे जा पड़ा। उसी लम्हे सोफे पर गोलियों की बारिश ही होने लगी, मगर इमरान नीचे दबक जाने के वजह से गोलियों से बचा रहा। अब वो बुरी तरह फंस गया था। कर्नल हैमरिज झपट कर आगे बढ़ा और उसने एक आदमी को हाथ से स्टेन गन झपट ली। ओ कर्नल हैमरिज, आप! और इस हालत में सब लोग एक लम्हे के लिए कर्नल हैमरिज को देखकर ठटक गए। खबरदार, अपने हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे, कर्नल हैमरिज ने स्टेन गन हाथ में लेते ही इमरान से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा। और इमरान ने कोई चारागार ना पाते हुए फौरन हाथ उठा दिए। फिर वो सोफे की पुष्ट से लग कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। मुंह दीवार की तरफ कर लो, कर्नल हैमरिज ने गुस्से से धारते हुए कहा और इमरान ने खामोशी से अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। उसके हाथों में हथकड़ी डाल दो, अगर ये जरा सी भी हरकत करे तो बिला तामिल गोली मार दो, कर्नल हैमरिज ने अपने साथी से मुखातिब होकर कहा। और फिर एक आदमी ने जेब से क्लिप हथकड़ी निकाली और आगे बढ़कर इमरान के दोनों हाथ बाजू पीछे करके बांध दिए और फिर बाजू से पकड़कर उसे धकेलते हुए कमरे में ले आए।
कोठी में और कौन है? कर्नल हैमरिज ने एक आदमी से मुखातिब होकर कहा। एक मुलाजिम शख्स था जिसे गोली मार दी गई है। उस आदमी ने मोदबाना लहजे में कहा। तुम्हारे पास ट्रांसमीटर है? कर्नल हैमरिज ने सख्त लहजे में पूछा। यस बॉस, एक आदमी ने कहा और फिर जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर कर्नल हैमरिज की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल हैमरिज ने तेजी से फ्रीक्वेंसी सेट करना शुरू कर दी। आप हेडक्वार्टर कॉल कर रहे हैं, तो आपके लिए इतला के लिए अर्ज है कि आपके मेकअप में जाने वाला आदमी गिरफ्तार हो चुका है। उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, ओ मैं भी इसीलिए कॉल कर रहा था, मगर तुम्हें इस पर शक कैसे हुआ? कर्नल हैमरिज ने हाथ रोकते हुए पूछा। सर, जब एक मशकूक आदमी के साथ आप हेडक्वार्टर से रवाना हुए तो मामूल के मुताबिक आपको चेक किया गया, मगर ऑपरेटर की गलती की वजह से फौरी तौर पर आपका सुराग न लग सका और कार खाली पाएगी। हम लोग फौरन हरकत में आ गए। तफ्तीश पर पता लगा कि आपको सब्ज रंग की कार में ले जाया गया है। चनाचा सब्ज कार का पूछते पूछे हम इस कोठी में आ पहुंचे। अभी हम इस कोठी पर छापा मारने के मुतालिक सोच ही रहे थे कि आप सब्ज रंग की कार में बैठकर कोठी से बाहर निकलते नजर आए। हम सब हैरान रह गए, जबकि आपने हम पर अछूती सी नजर डाली और अब हमारे पास से इस तरह गुजर गए जैसे आप हमारे लिए बिल्कुल अजनबी हो। आपने हमें बिल्कुल नहीं पहचाना, इस पर हमें शक गुजरा और फिर हमने आप पर फायर खोल दिया। कार के टायर बर्स्ट करके हमने कार को रोक लिया और फिर थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद हमने आपके मेकअप में मौजूद मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चूंकि उसकी बातचीत, लहजा, लिबास सब कुछ आपकी तरह था, इसलिए हमको एक बार फिर शक में हो पड़ गए। मगर एक सवाल ने इस मुजरिम की कलई खोल दी। मैंने उसे मुखातिब होकर कहा, जनाब कर्नल डेविड का हुक्म है कि आपको गिरफ्तार किया जाए और हमने कर्नल डेविड के मातहत होने की वजह से मजबूर हैं। इस पर इसने कर्नल डेविड को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और हम समझ गए कि आपके मेकअप में मुजरिम मौजूद है, वरना उसे जरूर पता होता कि हम GP5 की बजाय रेड आर्मी के बंदे हैं और आप हमें सूरतों से अच्छी तरह पहचानते हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमने कोठी पर रेड अलर्ट कर दिया और नतीजा आपके सामने है। मेरे मेकअप में मौजूद मुजरिम कहाँ है? कर्नल हैमरिज ने सवाल किया। बाहर कार में बेहोश पड़ा है जनाब, उस आदमी ने जवाब दिया। क्या अकेला है? कर्नल हैमरिज ने चौंक कर कहा। नहीं जनाब, 2 आदमी इस पर पहरा दे रहे हैं। ठीक है, ये उसका लिबास पड़ा है, उसे जाकर पहना दो और मेरा लिबास उतार कर ले आओ, कर्नल हैमरिज ने कहा और वो फर्श पे पड़ा हुआ कैप्टन शकील का लिबास उठाकर बाहर निकल गए। मेरे मुतालिक क्या हुक्म है जनाब? क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? यकीन करो कि खड़े खड़े मेरी टांगे सुन हो गई हैं। अब तक खामोश खड़े इमरान ने बड़े ही मासूम लहजे में पूछा। नहीं, खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा, कर्नल हैमरिज ने तल्ख लहजे में कहा। बैठे हुए को भी तो गोली मारी जा सकती है अगर आपका निशाना कमजोर ना हो तो, और मैं नहीं समझता कि आपका निशाना कमजोर होगा, इमरान ने उसी लहजे में हंस कर जवाब दिया। फिर इत्मीनान से करीब बड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल हैमरिज खामोश रहा। अब कमरे में कर्नल हैमरिज के साथ 2 अफराद मौजूद थे और वो दोनों मुसल्लह थे। उनकी तेज नजरें इमरान पर जमी हुई थी। कर्नल हैमरिज, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्या करूं, चैन नहीं आता, इमरान ने अचानक कर्नल हैमरिज से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? कर्नल हैमरिज ने चौंक कर कहा और उसी लम्हे इमरान के हाथ बिजली की तेजी से हरकत में और इमरान के हाथ में मौजूद की क्लिप हथकड़ी कमान से निकले हुए तीर की तरह उड़ती हुई कर्नल हैमरिज की पेशानी पर पड़ी और कर्नल हैमरिज ओ की आवाज निकालता फर्श पर ढेर हो गया। कर्नल हैमरिज के दोनों साथी अचानक अफ्ताब पर बौखला गए और उनकी बौखलाहट का यही लम्हा इमरान के लिए कीमती था। उसने बिजली की तेजी से एक पर कुर्सी दे मारी और दूसरे पर खुद छलांग लगा दी। उसने ये सारी प्लानिंग इस अंदाज में की थी कि उसके हाथों से स्टेन गन पकड़ना उसके लिए बहुत आसान हो गया था और मुसल्ला आदमी के हाथों से स्टेन गन लेते हुए इमरान कमरे के दरवाजे के करीब खड़ा हो गया और फिर एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसने दरवाजे की पटकी आड़ ली और अपने हाथ में पकड़ी मशीन गन से निकलने वाली गोलियों से उसने उन दोनों फौजियों को ढेर कर दिया। ये दरवाजा दोनों तरफ से प्लाईवुड का बनाया गया था और दरमियान में नारियल के छिलके भरकर इसका हुजम बढ़ा दिया गया था। गोलियां इन नारियल के छिलकों में बुरी तरह फंस कर रह गई, वरना जाहिर है कि इमरान दरवाजे के पट के पीछे भी सलामत न रह सकता। उसी लम्हे इमरान ने स्टेन गन सीधी की और फिर फर्श पर बेहोश पड़े कर्नल हैमरिज को उठा लिया। उसी लम्हे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर 2 अफराद दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। वो शायद ये समझे थे कि बंद कमरे में मुजरिमों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इसलिए वो तेजी से अंदर की तरफ दौड़े थे। फिर इमरान की स्टेन गन ने इन दोनों को भी मौत की वादी में पहुंचा दिया। दूसरे लम्हे इमरान उछल कर दरवाजे से बाहर आया और फिर राहदारी में दौड़ता चला गया।
राहदारी के आखिरी सिरे पर सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर वाली मंजिल को जाती थी। इमरान तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर वाली मंजिल में पहुंचा और फिर उसने एक खिड़की के पट से बाहर झांका। सब्ज रंग की कार बाहर पोर्च में खड़ी थी और दो मुसल्लह अफराद हाथों में स्टेन गन पकड़े बड़े ही चौकन्ना अंदाज में खड़े थे। उनकी नजरें हस्बे तवक्का सामने वाले बरामदे पर लगी हुई थी। अगर इमरान ऊपर आने की बजाय सीधा भागता और निकलता आता तो यकीनन गोलियां उसे चाट कर जाती, मगर अब वो ना सिर्फ महफूज था बल्कि वो दोनों अफराद भी उसकी स्टेन गन की जद में थे। इमरान ने स्टेन गन एहतियात से एक तरफ रखी और फिर जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल लिया। वो गोलियों के धमाकों से इर्द गिर्द की आबादी को होशियार नहीं करना चाहता था, वरना वो बुलाए हुए कुत्तों की तरह फिरते हुए GP5 के एजेंट कोठी पर चढ़ दौड़ते। उसे मालूम था कि अंदरूनी कमरे में होने वाली फायरिंग की आवाज कोठी से बाहर न गई होगी, इसलिए इंतहाई फुर्ती से उसे रिवॉल्वर निकाला। दूसरे ही लम्हे 2 बार चट चट की आवाजें निकली और कार के करीब खड़े हुए दोनों अफराद हवा में हाथ मारते हुए जमीन पर ढेर हो गए। इमरान ने तेजी से रिवॉल्वर जेब में डाला और फिर बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरकर वापस निचली मंजिल पर आ गया और फिर राहदारी में तेजी से दौड़ता हुआ वापस उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कर्नल हैमरिज फर्श पर बेहोश पड़ा था, मगर कमरे में दाखिल होते ही वो ठटक कर रुक गया क्योंकि वहां पड़ी हुई लाशों के दरमियान कर्नल हैमरिज मौजूद ना था। इमरान तेजी से पलटा और फिर अंधाधुंध भागता हुआ सामने राहदारी की तरफ बढ़ा और फिर जैसे ही वो बरामदे में आया उसे सामने खड़ी हुई कार तो नजर आई, मगर कर्नल हैमरिज कहीं मौजूद ना था। वो तेजी से बाहर आया और उसी लम्हे उसकी नजरें कोठी की पिछली समूह में मौजूद दीवार पर पड़ी। कर्नल हैमरिज दीवार पर मौजूद था और फिर इससे पहले कि इमरान स्टेन गन सीधी करता, कर्नल हैमरिज तेजी से दीवार की दूसरी तरफ कूद गया। कर्नल हैमरिज इस वक्त सिर्फ अंडरवियर में मलबूस था और इस वक्त उसके पीछे भागना हमाकत थी क्योंकि वो अकबी गलियों से निकलकर वो जल्द ही किसी सड़क पर पहुंच जाएगा और फिर GP5 और पुलिस को लेकर कोठी पर चढ़ दौड़ता। चुनाचे वो तेजी से कार की तरफ बढ़ा। उसने कैप्टन शकील को कर्नल हैमरिज के मेकअप में पिछली नशिस्त पर पड़े देखा। उसके कपड़े भी साथ ही पड़े हुए थे और कैप्टन शकील अंडरवियर में मलबूस था। कपड़े ले आने वालों ने शायद अभी तक उसे कपड़े उतारे ही नहीं थे, वरना शायद वो अंदर से आने वाली ये फायरिंग की आवाज सुनकर अंदर पहुंच गए थे। इमरान ने तेजी से कांच का दरवाजा खोला। चाबी इग्निशन में ही पड़ी मौजूद थी। उसने कार जल्दी से स्टार्ट की और दूसरे ही लम्हे उसने कार मोड़ काट कर फाटक का रुख किया। फाटक खुला हुआ था। इमरान कार लिए बाहर सड़क पर आ गया, फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ मजाफात की तरफ बढ़ता चला गया। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद उसने कार एक तंग सी गली में रोक दी। फिर वो पिछली नशिस्त में पड़े हुए बेहोश कैप्टन शकील की तरफ झुक गया। उसने 2 उंगलियों से उसकी नाक पे चुटकी भरकर दबा दी और फिर दूसरा हाथ सख्ती से उसके मुंह पर दबा दिया। चंद ही लम्हों के बाद सांस बंद होने की वजह से कैप्टन शकील का जिस्म कसमसाने लगा और फिर इमरान ने हाथ उठा लिए। उसी लम्हे कैप्टन शकील ने आंखें खोल दी। जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा और कैप्टन शकील बौखलाकर सीधा हुआ। क्या हुआ? कैप्टन शकील ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मुझे तुम्हें नंगा देखकर शर्म आ रही है, इसलिए जल्दी से कपड़े पहन लो, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा और कैप्टन शकील ने बौखलाकर अपने जिस्म को देखा और फिर तेजी से करीब पड़े हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए। मैं इनका सूरत आशना ना था, कैप्टन शकील ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है वो हमारी तवक्को से ज्यादा होशियार है। बहरहाल कोई बात नहीं, अब ना सही फिर सही, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा। इस दौरान कैप्टन शकील ने कपड़े पहन लिए। फिर वो दोनों कार से बाहर आ गए। गली से गुजर कर वो एक और गली में आए। मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए वो एक छोटे से मकान में दाखिल हो गए। यहाँ से एक जेर जमीन सुरंग उस अड्डे पर जाती थी जहाँ वो सब उस रात मौजूद थे और यही अकाबू का हेडक्वार्टर था। ये इमरान ही की तजवीज थी कि मेकअप हेडक्वार्टर की बजाय किसी और जगह किया जाए और उसकी ये एहतियात काम आ गई थी, वरना रेड आर्मी इनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती। थोड़ी ही देर के बाद वो सही सलामत अपने हेडक्वार्टर में पहुंच गए।